दोस्तों, मैं नीतीश कुमार ट्रस्ट इंस्टीट्यूट की ओर से झारखंड आरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा का आज यह छठा वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूं। आज भी मैं आप लोगों के लिए सभी विषयों से मिश्रित प्रश्न लेकर आया हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि ये प्रश्न आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होंगे। सारे ही प्रश्न एनसीईआरटी किताबों से लिए गए हैं। तो फिर आपका बहुमूल्य समय बर्बाद ना करते हुए मैं सीधे प्रश्नों पर आ रहा हूँ। मेरा पहला प्रश्न है कि घंटे जैसी ध्वनि निकलने वाले कांसे की वस्तु में किस धातु की अधिक मात्रा मिली होती है जो अन्य कांसे की वस्तु में कम होती है। ठीक है, ये क्लास 7 के एनसीईआरटी बुक से मैं लिया हूँ, बॉक्स आइटम से, इतिहास की पुस्तक से ली गई है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? जस्ता, टीन, निकेल और क्रोमियम। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? घंटे जैसी ध्वनि, गूंजदार ध्वनि जो घंटे की होती है, घंटे जैसी ध्वनि निकलने वाले कांसे की वस्तु में किस धातु की अधिक मात्रा मिली होती है जो अन्य कांसे की वस्तु में कम होती है। तो इसका आंसर क्या होगा? जस्ता होगा कि टीन होगा कि निकेल होगा या क्रोमियम? तो इसका आंसर होगा टीन। जिसमें भी गूंजदार ध्वनि, जिस कांसे की वस्तु में गूंजदार ध्वनि निकालना होता है उसमें कांसा की मात्रा ज़्यादा टीन की मात्रा ज़्यादा मिलाई जाती है। ठीक है, अन्य कांसे की वस्तुएं में भी तांबा और टीन मिलाया जाता है, लेकिन यदि आपको गूंजदार ध्वनि निकालना है तो उसमें थोड़ी टीन की मात्रा और बढ़ा दी जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। चोल काल में मूर्तियां किस तकनीक से बनाई जाती थी? लुप्त मोम तकनीक, गांधार शैली, मथुरा शैली, अमरावती शैली? इसका आंसर क्या होगा? लुप्त मोम तकनीक से बनाई जाती थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन। चोलों की राजधानी तंजावुर किस नदी के किनारे था? तुंगभद्रा, कावेरी, कृष्णा या गोदावरी? इसका आंसर क्या होगा? 3 का बी, कावेरी नदी। ठीक है, अगला क्वेश्चन। चोलों की राजधानी तंजावुर के वास्तुकार कौन थे? कुंजर, मल्लन, राज पेरू, थच्चन, दूसरा मुरली मारुगन, के रामानुजम या पी अल्लूमलाई? तो इसका आंसर क्या होगा? ए नंबर होगा। ठीक है, कुंजर, मल्लन, राज पेरू, थच्चन। अगला क्वेश्चन। मनीग्रामम क्या थे? किसानों का संघ था कि मजदूरों का संघ था कि व्यापारियों का संघ था कि जमींदारों का संघ था? तो मनीग्रामम व्यापारियों के संघ थे। ठीक है, मनीग्रामम। ठीक है, ये जान लीजिए दक्षिण भारत के ये व्यापारियों के संघ थे। मनीग्रामम, नाना देसी, ये सब व्यापारियों के संघ थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन। सारे एनसीईआरटी से लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन। कंदरिया महादेव का निर्माण किसने किया था? धंगदेव, नन्नुक, विद्याधर, ये गंड? ये ठीक है, ये सभी चंदेल शासक ही हैं और कंदरिया महादेव का निर्माण भी चंदेल शासकों के द्वारा ही किया गया है। तो वो कौन से चंदेल शासक थे? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? धंगदेव। ठीक है, 999 ईस्वी में, 999 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, ये क्लास 7 के एनसीईआरटी में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन। शहतूश नामक ऊन किससे प्राप्त किया जाता है? चीरू से, तिब्बती एंटीलोप, याक या ए बी दोनों? ठीक है, तो इसका आंसर होगा डी नंबर, ए और बी दोनों। चीरू को ही तिब्बती एंटीलोप कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। एक है शहतूश और एक है सहतूत। ठीक है, सहतूत एक वर्ड आता है, सहतूत। ठीक है, इसके पत्तों पर रेशम का कीड़ा पाला जाता है। ठीक है, और यहाँ वर्ड है शहतूश। ठीक है, ये विलुप्ति के कगार पर है। ठीक है, इसके जो ऊन होते हैं वो काफ़ी हल्के होते हैं और काफ़ी गर्मी देते हैं, इसलिए इसका बड़े पैमाने पर शिकार हुआ है। तो इसलिए ये शहतूश ऊन प्राप्त किया जाता है चीरू या एंटीलोप, इसलिए इसका आंसर होगा ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन। लद्दाख का दूसरा नाम क्या है? ये सारे क्वेश्चन जो है, अगले पिछला क्वेश्चन और अभी ये क्लास 7 से लिए गए हैं। लद्दाख का दूसरा नाम क्या है? खापाचान, रत्समपा, द्रोपा खात्सा या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर होगा खापाचान। इसका अर्थ होता है हिमभूमि। इसका अर्थ होता है हिमभूमि। लद्दाख का अर्थ होता है, या खापाचान का अर्थ होता है हिमभूमि। अगला क्वेश्चन। मनाली लेह राजमार्ग कितने दर्रों से होकर गुजरता है? ठीक है, ये भी एनसीईआरटी के क्लास 7 के ज्योग्राफी से बॉक्स आइटम से बनाया गया है। ठीक है, ये कौन कौन से हैं? एक दर्रा से गुजरते हैं कि 2 दर्रा से गुजरते हैं कि 3 दर्रों से गुजरते हैं कि 4 दर्रों से गुजरते हैं? तो मनाली लेह राजमार्ग 4 दर्रों से होकर गुजरते हैं। ठीक है, वो 4 दर्रे कौन कौन हैं?
आपका रोहतांग दर्रा, बारालाचा दर्रा, लुंगला लाचा दर्रा और टंगलंग ला दर्रा है। ठीक है, कौन कौन दर्रा, मैं फिर से बोल देता हूँ, रोहतांग दर्रा, बारालाचा दर्रा, लुनगा लाचा दर्रा, लुनगा लाचा दर्रा और टंगलंग दर्रा। ठीक है, याद रखिएगा मनाली लेह राजमार्ग जो है जुलाई से सितंबर के बीच ही खुला रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब की गई थी? ये क्लास 11 के एनसीईआरटी से दिया हुआ, ये जेपीएससी में भी आ चुका है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? 1910 ईस्वी, 1911 ईस्वी, 1912 ईस्वी या 1913 ईस्वी? इसका आंसर क्या होगा? 1911 ईस्वी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, देश में राष्ट्रीय जलमार्गों के विकास, अनुरक्षण और नियमन के लिए अंतःस्थलीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना कब की गई? 1983 में, 1984 में, 1985 में या 1986 में? क्या होगा इसका आंसर? ठीक है, 1986 में इसका आंसर होगा। ठीक है, देश में अंतःस्थलीय जलमार्ग प्राधिकरण, इसकी स्थापना कब हुई है? 1986 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत में कितने किलोमीटर जल मार्ग नौकायान के लिए उपलब्ध हैं? ठीक है, 1450 किलोमीटर, 14,500 किलोमीटर, 14,600 किलोमीटर, 14,700 किलोमीटर, 14,800 किलोमीटर? तो इसका आंसर क्या होगा? 14,500 किलोमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये भी एनसीईआरटी से लिया गया है। देश के जल परिवहन में अंतःस्थलीय जलमार्ग का कितना प्रतिशत योगदान है? 1% योगदान है कि 2% योगदान है कि 3% या 4%? तो इसका आंसर होगा 1% योगदान है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत में कितने राष्ट्रीय जलमार्ग हैं? 1 है कि 2 है कि 3 है कि 4 है कि 5 हैं? ठीक है, तो इसका आंसर होगा 5। ठीक है, 5 राष्ट्रीय जलमार्ग अभी घोषित किया जा चुका है। पहला राष्ट्रीय जलमार्ग जो है मैं बता देता हूँ, इलाहाबाद से हल्दिया तक है, 1620 किलोमीटर। दूसरा राष्ट्रीय जलमार्ग जो है वो सदिया से धुबरी के ब्रह्मपुत्र नदी पर है, 891 किलोमीटर लंबी है। तीसरा राष्ट्रीय जलमार्ग जो है कोट्टापुरम कोल्लम जो केरल में है, 168 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, चौथा राष्ट्रीय राजमार्ग जलमार्ग काकीनाडा, पुदुचेरी, गोदावरी और कृष्णा नदी के लगभग में फैला हुआ है, वो 1078 किलोमीटर फैला हुआ है। पांचवा राष्ट्रीय जलमार्ग जो है वो माताई नदी, ब्रह्मवानी नदी के में फैला हुआ है, इसकी लंबाई जो है 588 किलोमीटर है। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये कई बार एग्जाम में आया हुआ है। अगला क्वेश्चन, भारत में वायु परिवहन की शुरुआत 1911 में किसके बीच डाक परिचालन के लिए की गई थी? इलाहाबाद से नैनी, इलाहाबाद से कानपुर, इलाहाबाद से शिमला, कोलकाता से दिल्ली? तो इसका आंसर क्या होगा? इलाहाबाद से नैनी। ठीक है, इसका आंसर होगा इलाहाबाद से नैनी। 11 के एनसीईआरटी से मैं दिया हुआ क्वेश्चन। भारत के विभाजन के पश्चात कराची बंदरगाह की कमी को पूरा करने के लिए पहले किस बंदरगाह को विकसित किया गया था? मुंबई बंदरगाह, कांडला बंदरगाह, मंगलोर बंदरगाह या जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह? तो इसका आंसर क्या होगा? कांडला बंदरगाह। ठीक है, कांडला बंदरगाह। अगला क्वेश्चन, दीनदयाल बंदरगाह किस बंदरगाह का नया नाम है? ठीक है, मुंबई बंदरगाह, कांडला बंदरगाह, मंगलोर बंदरगाह या जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह? तो इसका आंसर क्या होगा? कांडला बंदरगाह का नया नाम क्या है? दीनदयाल बंदरगाह। अगला क्वेश्चन, ये सारे एनसीईआरटी से, ये क्लास 10 के एनसीईआरटी से ज्योग्राफी से दिया था, संचार वाले चैप्टर से। देश में कुल कितने बड़े बंदरगाह हैं? 12, 11, 10 या 20? तो देश में कुल कितने बड़े बंदरगाह हैं? बड़े बंदरगाह 12 हैं और छोटे बंदरगाह जो हैं वो 200 के लगभग हैं। ठीक है, छोटे बंदरगाह 200 हैं और बड़े बंदरगाह कितने हैं? 12। अगला क्वेश्चन, कौन सा बंदरगाह एक लैगून के मुहाने पर स्थित प्राकृतिक बंदरगाह है? ठीक है, ये क्लास 10 के एनसीईआरटी से मैंने दिया हूँ। ठीक है, हल्दिया बंदरगाह, चेन्नई बंदरगाह या पाराद्वीप बंदरगाह या कोच्चि बंदरगाह? तो इसका आंसर होगा कोच्चि बंदरगाह। ठीक है, कौन सा बंदरगाह एक लैगून के मुहाने पर प्राकृतिक बंदरगाह है? तो कोच्चि बंदरगाह। ठीक है, अगला क्वेश्चन,
वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? ये भी क्लास 10 की पुस्तक का है, ठीक है। वायु परिवहन की राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1953 में, 1954 में, 1955 में या 1956 में? तो इसका आंसर होगा 1953 में, ठीक है। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1953 में। अगला क्वेश्चन, भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कितने किलोमीटर के बीच की गई थी? 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर या 110 किलोमीटर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? 10 किलोमीटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इलाहाबाद से नैनी के बीच जो चली थी ना वायु परिचालन डाक सेवा के लिए, वो 10 किलोमीटर के बीच की दूरी थी। अगला क्वेश्चन, एशिया की पहली 1157 किलोमीटर लंबी देश पार्य तेल पाइपलाइन का निर्माण किस कंपनी ने किया था? तो इसका क्या आंसर होगा? बीपीसीएल ने किया, कि एचपीसीएल ने किया, कि गेल ने किया है, कि ओआईएल ने किया है, ठीक है। ऑयल इंडिया लिमिटेड ने इसका किया था, ठीक है। कितना? एशिया की ये पहली है, 1157 किलोमीटर लंबी है, ठीक है। तो इनका निर्माण किया था ओआईएल ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एशिया की पहली देश पार तेल पाइपलाइन किसके बीच निर्मित की गई थी? नहरकटिया से बरौनी, बरौनी से हल्दिया, हजीरा से जगदीशपुर, गुवाहाटी से सिलीगुड़ी। तो इसका आंसर क्या होगा? नहरकटिया से बरौनी के बीच, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जो 1157 किलोमीटर थी। अगला क्वेश्चन, जल में अम्ल या क्षारक के घुलने की प्रक्रिया क्या होती है? ऊष्माशोषी अभिक्रिया होती है, या ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, या रेडॉक्स अभिक्रिया होती है, या विस्थापन अभिक्रिया? तो ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये साइंस के क्लास 10 की पुस्तक से दिया हूँ। सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन का पीएच मान क्या होता है? ठीक है, 1.2 पीएच, 2.2 पीएच या 7.4 पीएच या 14 पीएच। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान, ठीक है, 14 होता है। ये सबसे ज़्यादा क्षारीय है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, नींबू के रस का पीएच मान क्या होता है? 1.2 पीएच, 2.2 पीएच, 7.4 पीएच या 14 पीएच, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? 2.2 पीएच। नींबू के पीएच मान होता है पीएच 2.2। अगला क्वेश्चन, आपको पता होगा, ठीक है, कि 7 से जो कम होते हैं वो अम्लीय होते हैं, 7 से जो ज़्यादा होते हैं वो क्षारीय होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, शुक्र ग्रह के वायुमंडल में किस अम्ल के मोटे श्वेत पीले बादल से बना है? ठीक है, शुक्र ग्रह का, याद रखिएगा, शुक्र ग्रह का वायुमंडल जो है वो किस अम्ल के मोटे श्वेत पीले बादल से बना है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, या सल्फ्यूरिक अम्ल है, या नाइट्रिक अम्ल है, या एसिटिक अम्ल है? इसका आंसर क्या होगा? सल्फ्यूरिक अम्ल। और सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है? H2SO4। अगला क्वेश्चन, वर्षा के जल का पीएच मान कितने से कम होने पर वो अम्ल वर्षा कहलाता है? ठीक है, वर्षा के जल का पीएच मान कितने से कम होने पर वह अम्ल वर्षा कहलाता है? 5.5 से कम, 5.6 से कम, 5.7 से कम या 5.8 से कम, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? 5.6 से कम। ये भी क्लास 10 के एनसीईआरटी से लिया हूँ। वर्षा के जल का पीएच मान कितना से कम होगा तब वो अम्लीय वर्षा कहलाएगा? 5.6 से कम, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मुंह का पीएच मान कितने से कम होने पर दांतों का क्षय होना प्रारंभ हो जाता है? ठीक है, 5.4 से कम, 5.5 से कम, 5.6 से कम, 5.8 से कम। तो इसका आंसर होगा 5.5 से कम, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हमारे शरीर का पीएच परास क्या है? पीएच रेंज क्या है? 7 से लेकर 7.8 पीएच है, या 6 से लेकर 6.8 पीएच है, या 5 से लेकर 5.5 पीएच है, या 8 से लेकर 8.8 पीएच है? तो इसका आंसर क्या होगा? 7 से लेकर 7.8 पीएच के बीच है हमारा शरीर का पीएच परास। अगला क्वेश्चन, जठर रस का पीएच मान क्या है? ठीक है, 1.2 पीएच है, या 2.2 पीएच है, या 7.4 पीएच है, या 14 पीएच है, 14 पीएच है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? जठर रस का 1.2 पीएच है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, दांतों का एनामेल दंतवलक, ठीक है,
एनामेल इंग्लिश में कहा जाता है, हिंदी में दंतवलक कहा जाता है। दांतों का एनामेल दंतवलक किससे बना होता है जो शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट या उपरोक्त में कोई नहीं? तो इसका आंसर क्या होगा? कैल्शियम फॉस्फेट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। 1 ग्राम सोने से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है? 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, आधा किलोमीटर या 1 मीटर? तो इसका आंसर क्या होगा? 2 किलोमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन। हथेली पर रखने से कौन सी धातु पिघल जाती है? गैलियम, सीजियम, आयोडीन या ए बी दोनों? इसका आंसर क्या होगा? ए और बी दोनों। गैलियम और सीजियम ऐसी धातु है जो हाथ पर रखने से ही पिघल जाती है। आयोडीन एक अधातु है, याद रखिएगा। ये एक ऐसी अधातु है जिसमें चमक होती है। ठीक है, आयोडीन एक ऐसी अधातु है जिसमें चमक होती है। और गैलियम और सीजियम क्या है? जो हथेली पर रखिएगा तो पिघल जाएगा। अगला क्वेश्चन। एक्वारेजिया जो सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण होता है, उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या भाग होता है? ठीक है, 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, या 1 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, या 2 भाग होता है, या 4 भाग होता है? तो याद रखिएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का भाग 3 होता है। 3:1, मतलब 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और 1 भाग होता है नाइट्रिक अम्ल का। ठीक है, समझ? ठीक है, और नाइट्रिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है? HNO3 होता है। नाइट्रिक अम्ल का फार्मूला HNO3। ठीक है, अगला क्वेश्चन। भारत में उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत व्यवस्थित रूप से किस दशक से शुरू हुई थी? ठीक है, ये इकोनॉमिक्स के क्लास 10 की बुक से ली गई है। ठीक है, 1950 के दशक से, 1960 के दशक से, 1970 के दशक से या 1980 के दशक से? इसका आंसर क्या होगा? 1960 के दशक से। अगला क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र संघ ने कब उपभोक्ता सुरक्षा से संबंधित दिशा निर्देश को अपनाया? 1981 ईस्वी में अपनाया है, कि 1982 में अपनाया, कि 1983 में अपनाया, कि 1985 में अपनाया? तो इसका आंसर होगा 1985 में। संयुक्त राष्ट्र संघ जो है उपभोक्ता सुरक्षा से संबंधित दिशा निर्देश को 1985 में अपनाया है। अगला क्वेश्चन। भारत में उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कोपरा कब पारित किया गया? 1985 ईस्वी में, 1986 ईस्वी में, 1987 में, कि 1988 में? तो इसका आंसर क्या होगा? 1986 ईस्वी में। भारत में उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ है? 1986 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन। भारत में उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को मनाया जाता है, या 24 नवंबर को मनाया जाता है, या 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, या 24 सितंबर को मनाया जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? 24 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। उपभोक्ता के अधिकारों को संरक्षण देने के लिए उपभोक्ता अधिकार अधिनियम कोपरा 1986 में कब संशोधन किया गया? ठीक है, ये भी क्लास 10 के एनसीईआरटी से दिया हूँ। 2016 में संशोधन किया गया है, कि 2017 में संशोधन किया गया, जो 2018 में संशोधन, या 2019 में? तो इसका आंसर क्या होगा? 2019 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन। बैंक खाते में जमा धन होगा, यहाँ धान हो गया है, जमा धन को मांग के जरिए निकाला जा सकता है। ऐसे जमा को क्या कहा जाता है? ठीक है, मांग जमा, सावधिक जमा, आवर्ती जमा, या इनमें से सभी? तो इसका आंसर होगा मांग जमा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। ये क्लास 10 के एनसीईआरटी से दिया गया है, इकोनॉमिक्स से। वह संपत्ति जिसका मालिक कर्जदार है और इसका इस्तेमाल वह उधारदाता को गारंटी देने के लिए करता है जब तक ऋण का भुगतान नहीं हो जाता, तो वो संपत्ति क्या कहलाती है? समर्थक, ऋणाधार, डिवेंचर, डेरिवेटिव या लाभांश? तो इसका आंसर क्या होगा? समर्थक ऋणाधार। ये क्लास 10 में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन। प्रत्येक राज्य में एक विधानमंडल होगा। ठीक है, प्रत्येक राज्य में एक विधानमंडल होगा। किस अनुच्छेद में यह कहा गया है? ठीक है, अनुच्छेद 68 में, अनुच्छेद 169 में, अनुच्छेद 170 में, या अनुच्छेद 171 में? तो इसका आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 168 में। ठीक है, प्रत्येक राज्य में एक विधानमंडल होगा। मैं ऐसे प्रश्न जानकर डाल रहा हूँ क्योंकि राज्य में चुनाव है ऐसे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? प्रत्येक राज्य में एक विधानमंडल होगा। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 168 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन। राज्यों के विधान परिषद की स्थापना और उन्मूलन संबंधी
संसद के अधिकार किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? देखिए, राज्यों के विधान परिषद वर्ड यूज है यहाँ पर, ठीक है। इसकी स्थापना और उन्मूलन मैंने इसकी स्थापना करना और हटाने का संसद को अधिकार दिया गया है, वो किस अनुच्छेद के तहत है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 168 होगा, या अनुच्छेद 169 होगा, या अनुच्छेद 170 होगा, या अनुच्छेद 171 होगा। तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 169, ठीक है। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ अनुच्छेद 170 में क्या है, संरचना के बारे में है कि मैक्सिमम विधानसभा की सदस्य संख्या कितनी होगी। मैक्सिमम विधानसभा की सदस्य संख्या 500 और मिनिमम 60 होगी, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये बात अनुच्छेद 170 में लिखी गई है। और अनुच्छेद 169 में क्या है, विधान परिषद की स्थापना और उन्मूलन, ठीक है। और अनुच्छेद 168 में क्या है, विधानसभा की स्थापना, ठीक है, विधानमंडल की स्थापना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत विधानसभा में जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण का प्रावधान है? ठीक है, अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 331, अनुच्छेद 332, अनुच्छेद 333। तो इसका आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 332, ठीक है, अनुच्छेद 332 इसका आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैं इसमें एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, अनुच्छेद 330 में क्या है, लोकसभा में SC और ST। 330 में क्या है, लोकसभा में SC और ST के लिए आरक्षण का प्रावधान है 330 में, ठीक है। मैंने यहाँ वर्ड याद क्या यूज किया हूँ, विधानसभा। तो जब विधानसभा आएगा तो आंसर हो जाएगा 332, ठीक है। और मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि अभी वर्तमान में 104वां संविधान संशोधन 2019 में हुआ है, जिसके तहत लोकसभा और विधानसभा में एंग्लो इंडियन के आरक्षण का प्रावधान जो था वो समाप्त कर दिया गया है इसी के तहत, ठीक है। और SC ST के 10 वर्षीय आरक्षण की व्यवस्था, ठीक है, वो बढ़ा दी गई है। ये भी बढ़ाने का काम भी इसी से किया गया है और एंग्लो इंडियन को आरक्षण हटाने का काम भी इसी से किया गया है, 104वां संविधान संशोधन 2019 से, ठीक है। ठीक है, तो एंग्लो इंडियन का जो था वो अब हट गया है संविधान में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इसका मतलब आपको अभी अनुच्छेद, नया संविधान की बुक लीजिएगा तो उसमें अनुच्छेद आपको 331 नहीं मिलेगा और 333 नहीं मिलेगा, निरसित लिखा हुआ होगा वर्ड। अगला क्वेश्चन, ठीक है, एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि वर्तमान में 106 वहाँ अमेंडमेंट जो हुआ है वो उसके तहत 330 का क जोड़ा गया है, ठीक है, जिसमें लोकसभा में महिलाओं को आरक्षण का प्रावधान किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, ठीक है। 106वां अमेंडमेंट जो है, ठीक है, वो हुआ है, वो 2023 में हुआ है। कब हुआ है? 106वां अमेंडमेंट 2023 में हुआ है और ये 300 को जोड़ा गया है, जिसमें महिलाओं के लिए लोकसभा में आरक्षण का प्रावधान किया गया है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ, 46 नंबर क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, ठीक है। कि किस में कहा गया है? अनुच्छेद 152 में, अनुच्छेद 153 में, अनुच्छेद 154 में या अनुच्छेद 155 में। तो इसका आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 153 में कहा गया है, ठीक है। अनुच्छेद 153 में कहा गया है 153 में कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल के नियुक्ति का प्रावधान, ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल के नियुक्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है, ठीक है। अनुच्छेद 153 में, अनुच्छेद 154 में, अनुच्छेद 155 में, अनुच्छेद 156 में। तो इसका आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 155 में किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, राज्यपाल के नियुक्ति से संबंधित अर्हता का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है, ठीक है। अनुच्छेद 154 में, अनुच्छेद 155 में, अनुच्छेद 156 में, अनुच्छेद 157 में। तो राज्यपाल के नियुक्ति संबंधी अर्हता जैसे कि है भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, जो वर्ड है, इस तरह की जो शर्तें हैं वो कहाँ लिखी गई है? अनुच्छेद 157 में लिखा गया है, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन, 49 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, मैंने जब तक राष्ट्रपति की इच्छा होगी तब तक वह उसके पद पर बना रहेगा, ठीक है। ये किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 155 में, ठीक है, या अनुच्छेद 156 में, या अनुच्छेद 157 में, या अनुच्छेद 158 में। तो इसका आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 156 होगा, 156।
अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल संसद के किसी सदन का, यहाँ सांसद नहीं होगा संसद होगा, संसद के किसी सदन का या किसी राज्य विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा तथा कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। यह किस अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 155 में कहा गया है, अनुच्छेद 156 में कहा गया है, अनुच्छेद 157 में कहा गया है, या अनुच्छेद 158 में कहा गया है? इसका आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 158, 153। ठीक है, ना वो संसद का सदस्य होगा, ना राज्य विधानमंडल का सदस्य होगा, ना कोई लाभ का पद धारण करेगा, ये अनुच्छेद 158 में कहा गया है। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपसे यह आशा करता हूँ कि आप मेरे चैनल ट्रस्ट इंस्टीट्यूट को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। मैं आपके लिए निरंतर प्रयास कर रहा हूँ कि अच्छे से अच्छे क्वेश्चन किताबों से निकाल कर डाल सकूँ। ठीक है, आगे के लिए धन्यवाद।